हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेल। कल वाली वीडियो में सेल के बारे में पढ़ा था। आज हम सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा सेल का पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के जितने भी अंग होते हैं वो सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली में ही रहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है और ये क्या काम करती है, ये सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कि उसकी संरचना कैसी होगी और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करती है। ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कागज़ होते हैं, जो हम कागज़ बनाते हैं, वो प्लांट से ही बनता है, तो वो उस कागज़ में भी सेल्यूलोज पाया जाता है, यानी कि जो भी चीज़ें प्लांट से हमें मिलेंगी उसमें सेल्यूलोज होगा ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में ऑल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन का काम करता है, यानी श्वसन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में जाता है। कोशिका में यह माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन दे देता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ऑक्सीजन को लेकर एक चेन रिएक्शन बनाता है, जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, यानी क्रेब्स चक्र कहते हैं। ये क्रेब्स साइकिल एक क्रेब्स साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, इसीलिए इसे क्रेब्स साइकिल बोला जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और वो ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे पावर ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसकी जो इनर वॉल होती है वो क्रिस्टी की बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्गी बॉडी के बारे में। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी का काम करती है, यानी कि अगर किसी पार्ट पे चोट लग जाती है तो वहाँ पे आप क्या देखते हो कि वहाँ की जो सेल होती हैं वो डेड हो जाती हैं और वहाँ की जो स्किन होती है वो डार्क हो जाती है, ब्लैक स्पॉट्स टाइप हो जाते हैं उस पर। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में सेल्स सभी जगह पे प्रेजेंट है, उन सभी जगह के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। तो वहाँ का माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे एनर्जी कम हो रही है उस जगह पे एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो ट्रांसपोर्ट करेगा उसको गोल्गी बॉडीज़ कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गोल्गी बॉडी जो होता है वो एनर्जी को बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे कि जो धावक होते हैं, यानी कि जो दौड़ते हैं, वो उनका काम जो है वो पैरों से ज़्यादा किया जाता है, यानी कि उनकी जो एनर्जी ख़त्म हो रही है वो उनके पैरों की एनर्जी पहले कम होती है। तो जो बॉडी का और पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जहाँ की आपकी एनर्जी ख़त्म हो रही है वहाँ पे एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इस तरीके से वो पूरी बॉडी में एक एनर्जी का बैलेंस बना के रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। तो वैक्यूल्स में क्या होता है कि वाटर को स्टोरेज करने का काम करता है, यानी कि जो सेल होगा उसके अंदर जो वाटर स्टोरेज करेगा वो वैक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम की खोज जो है टी बोवेरी ने 1888 ईस्वी में की थी। ये केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है। इसमें सेल डिवीज़न होता है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेन होता है उसमें सेल डिवीज़न सबसे कम होता है, इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि हेलमेट पहनना चाहिए। जबकि जो लीवर होता है उसमें सेल डिवीज़न सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर लीवर ख़राब भी हो जाए तो वो अपने आप का पुनर्निर्माण कर लेता है, यानी उसको रिक्रिएट कर लेता है, दोबारा से बना लेता है। लेकिन ब्रेन के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें सेल डिवीज़न नहीं होता। वो सेल डिवीज़न सेंट्रोसोम की वजह से होता है। अगर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा तो सेल डिवीज़न भी होगा, अगर सेंट्रोसोम नहीं होगा तो वहाँ पर सेल डिवीज़न भी नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो इंटरनल सपोर्ट करने का काम करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हम घर बनाते हैं तो हम बीम्स डालते हैं उसमें सपोर्ट के लिए, अपने घर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इंटरनल सपोर्ट करने का काम करता है। ये दो कोशिकाओं को आपस में टकराने नहीं देता है। और ये दो तरीके का होता है। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि प्रोटीन प्रोवाइड करता है। दूसरा जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दोस्तों, ये गलती से प्रोटीन प्रोटेक्शन लिखा गया है, प्रोटीन प्रोडक्शन है यहाँ पे। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फैट का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम की खोज 1955 में पैलेट ने की थी। इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है जो जिसमें एसिड और प्रोटीन दोनों का बना होता है, और इसी को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, इसीलिए इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसको सेल मैनेजर कहा जाता है। सेल मैनेजर का मतलब होता है कि ये न्यूक्लियस जो होता है वो बीच में प्रेजेंट होता है सेल के, और ये देखने का काम करता है कि जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको सेल मैनेजर कहा गया है। इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो 18% होता है, और डीएनए इसमें 10% होता है। हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं वो भी इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डुबे ने की थी। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या काम करते हैं ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स? जब भी कहीं पे कोई सेल्स डेड हो जाएंगे तो वहाँ पे उनको क्लीन करने के लिए, उस स्पेस को क्लीन करने का जो काम करता है वो लाइसोसोम करता है। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है या फिर एटम बॉम्ब ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये अपने आप को ब्लास्ट करके वहाँ पर सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज़ करके जितने भी सेल्स वहाँ पे डेड होते हैं उनको गलाने का काम करेगा, यानी कि उनको क्लीन करने का काम करेगा वहाँ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य को कहा जाता है। ये एक कलरलेस विस्कस फ्लूइड होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता, और ये एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। इसकी खोज पुरकिंजे ने 1840 में की थी, और इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 6.5 से लेकर 7.0 तक होती है। इसमें 80% वाटर भरा होता है, और ये दो तरीके का होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटो वर्ड मैंने कल आपको बताया था कि कोशिका को कहा जाता है। साइटोप्लाज्म का मतलब है कि जो केंद्रक का जीव द्रव्य होगा, यानी कि कोशिका जीव द्रव्य। दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो होता है केंद्रिका जीव द्रव्य। तो ये दो तरीके के होते हैं। अगर कोशिका में प्रेजेंट होगा तो उसे कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म कहेंगे, और अगर केंद्रक में प्रेजेंट होगा तो उसे न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रिका द्रव्य कहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।